CEW 101 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 8 के विषय में बताएंगे, जिसका टॉपिक है त्रिफेज विद्युत वाहक बल का उत्पादन, जनरेशन ऑफ थ्री फेज EMF। इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला त्रिफेजी विद्युत वाहक बल का उत्पादन, त्रिफेजी वोल्टता के लाभ तथा हानियां, त्रिफेजी प्रणाली के आंतरिक संयोजन तथा त्रिफेजी प्रणाली के उपयोग। त्रिफेजी विद्युत वाहक बल का उत्पादन, जनरेशन ऑफ थ्री फेज EMF। हमारे घरों में सिंगल फेज की सप्लाई आती है तथा जो उपकरण हम इसमें जोड़ते हैं वह सब सिंगल फेज के लोड हैं। अधिक शक्ति की प्रत्यावर्ती धारा मोटरों के उपयोग के लिए हमको त्रिफेजी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। कारखानों में ज़्यादातर सभी मोटरें तथा उपकरण त्रिफेजी सप्लाई से चलते हैं। इसके लिए हमें त्रिफेज सप्लाई का उत्पादन करना पड़ता है। अब देखिए ये चित्र, इसमें एक थ्री फेज सप्लाई दिखाई गई है। इसमें जो सप्लाई वोल्टेज है वो 415 वोल्ट है और इसमें 3 फेजेस हैं। फेज नंबर 1 जो कि रेड है, फेज नंबर 2 ब्लू है, फेज नंबर 3 येलो है और एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो न्यूट्रल और फेज के बीच का जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट के लगभग है और यही सप्लाई हमारे घर में आती है जो कि सिंगल फेज की सप्लाई है। जैसा कि पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि किसी चालक में विद्युत वाहक बल के उत्पादन के लिए निम्न की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 फ्लक्स, दूसरा चालक, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा, चौथा ब्रश तथा स्लिप रिंग। अब आप इस चित्र में देखिए, इसमें एक मैग्नेट दिखाया गया है, उसके अंदर एक कॉइल रखी गई है और एक कॉइल जब घूमती है तो फ्लक्स को कट करती है और इस कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होता है, जो कि स्लिप रिंग और ब्रशेस के द्वारा आप बाहर लेते हैं, जिसका समीकरण E = EM sin of ओमेगा t होता है, जहां EM जो है मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड है, जिसका मान n ओमेगा और φm पर डिपेंड करता है। अब आप इस चित्र में देखिए, इस चित्र में दोनों तरह की सप्लाई का जनरेशन दिखाया गया है। पहला जो है सिंगल फेज अल्टरनेटर है, जिसके अंदर एक ही कॉइल है, जिसका पहला सिरा जो है 1A है और दूसरा सिरा 1B है। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है और फ्लक्स कट होता है तो इसके अंदर एक EMF इंड्यूस्ड होता है, जो कि सिंगल फेज EMF है। इसी प्रकार अगर 3 कॉइल्स रखी जाएं तो उसके अंदर जो है 3 फेज EMF इंड्यूस्ड होगा। त्रिफेज विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए अगर 3 चालकों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि उसके बीच का कोण 120 डिग्री का हो तथा दोनों एक ही अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे, तो इन तीनों चालकों में अलग अलग विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और तीनों विद्युत वाहक बल आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर होंगे तथा प्रत्येक उच्चतम मान E मैक्सिमम के समान होगा। अब देखिए इस चित्र में आपको 3 कॉइल्स दिखाई गई हैं। पहला A1 A2, दूसरा B1 B2, तीसरा C1 C2। तीनों अलग अलग कलर्स की दिखाई गई हैं। तो ये तीनों कॉइल्स एक दूसरे के 120 डिग्री के कोण पर रखी गई हैं और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि N और S है, पोल्स हैं, इसके बीच में घूम रहा है। तो इसके अंदर
हर एक कॉइल में अलग अलग ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। मैग्नीट्यूड सबका सेम रहेगा, पर एंगल जो है सबका अलग अलग होगा। देखिए अब इस चित्र में E-A1 A2 और फिर E-B1 B2 और E-C1 C2 तीनों अलग अलग दिखाए गए हैं। मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन तीनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। तो प्रत्येक कुंडली का पदार्थ व फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स समान होने के कारण उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान, फ्रीक्वेंसी तथा आकार समान होता है, किंतु वे एक दूसरे से 120 डिग्री दूरी से होते हैं। तीनों कॉइल्स की विद्युत वाहक बल के समीकरण निम्न होंगे। देखिए इसमें पहला ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है E-A1 A2 में EM साइन ऑफ ओमेगा टी है। दूसरा E-B1 B2 में EM साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्रीज है, तो ये उससे 120 डिग्री पीछे चलेगा। और तीसरा E-C1 C2 EM साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 240 डिग्रीज, तो ये उससे 240 डिग्री पीछे चलेगा। तो इस तरह से तीन ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे, E1, E2, E3 कह सकते हैं हम इनको, या E-A1 A2, E-B1 B2 और E-C1 C2। तो इस तरह से हमारे पास तीन ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे। अब अगला है फेज सीक्वेंस। तो अब आपको बताते हैं कि फेज सीक्वेंस क्या होता है। तीन फेज सप्लाई का फेज क्रम वह क्रम है जिसमें धारा या वोल्टता अपनी अधिकतम मान तक पहुंचते हैं। जिस ऑर्डर में ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचते हैं उसको उसका फेज सीक्वेंस कहते हैं। चित्र में दिए गए त्रिफेजी सप्लाई का फेज क्रम E-A1 A2, E-B1 B2 और E-C1 C2 है। त्रिफेजी सप्लाई के तीनों तारों को लाल रंग, रेड कलर, पीला, येलो तथा नीला, ब्लू रंगों से प्रदर्शित किया जाता है। त्रिफेजी सप्लाई में दो फेज क्रम होते हैं, RYB तथा RBY, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो जिस ऑर्डर पे ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहे हैं, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू पर E-A1 A2 पहुंच रहा है, उसके बाद E-B1 B2 पहुंच रहा है, उसके बाद E-C1 C2 पहुंच रहा है। तो फेज क्रम E-A1 A2, E-B1 B2 और E-C1 C2 है। उसी तरह से इसमें देखिए कलर्स अलग अलग दिखाए गए हैं। इसमें तीन फेज हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो इसमें सबसे पहले 3 नंबर का फेज जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच रहा है, उसके बाद 2 नंबर पहुंच रहा है, उसके बाद 1 नंबर पहुंच रहा है। तो इसका फेज सीक्वेंस 3 to 1 है। थ्री फेज सप्लाई का फेज सीक्वेंस मालूम करने के लिए फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ये चित्र देखिए, इस चित्र में एक 3 फेज सीक्वेंस इंडिकेटर दिखाया है। इसके अंदर 3 टर्मिनल है, उसमें रेड, येलो एंड ब्लू। इसको आप सप्लाई से कनेक्ट करिए। अगर सप्लाई का फेज सीक्वेंस BRYB है तो मीटर इंडिकेशन देगा कि फेज सीक्वेंस सही है, नहीं तो टर्मिनल्स को इंटरचेंज करके आपको फेज सीक्वेंस मालूम करना होगा। अब अगला टॉपिक है त्रिफेज प्रणाली के आंतरिक संयोजन, इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम। अब इस चित्र में देखिए, इस चित्र में एक ट्रांसफार्मर के 3 टर्मिनल्स दिखाए गए हैं। ये तीनों टर्मिनल्स ट्रांसफार्मर के अंदर से निकल रहे हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं। अगला, यदि किसी त्रिफेजी प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्तक तथा मोटर के कुंडलों के प्रारंभ तथा अंत के सिरे बाहर निकाले जाएं,
तो 6 सिरे बाहर निकलेंगे। 3 फेज प्रणाली के आंतरिक संयोजन के लिए निम्न 2 मुख्य विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला स्टार कनेक्शन, स्टार विधि। दूसरा मैश या डेल्टा कनेक्शन। अब इस चित्र में देखिए, इस चित्र के अंदर आपको 3 फेज ऑल्टरनेटर दिखाया गया है, जिसमें उसकी 3 कॉइल्स हैं, ए बी सी। हर एक कॉइल के 2-2 सिरे निकल रहे हैं। इस तरह से कुल 6 सिरे बाहर निकल रहे हैं। इन 6 सिरों को 2 तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला जो है वो स्टार कनेक्शन है और दूसरा जो है वो डेल्टा कनेक्शन है। अब हम स्टार कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन देखिए, इसमें चित्र है, इसके अंदर 3 कॉइल्स को इस तरह से जोड़ा गया है कि ये स्टार के फॉर्म में बन रहा है। इसमें 3 फेज 3 तार स्टार कनेक्शन और 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्शन, 2 तरह के स्टार कनेक्शंस हो सकते हैं। स्टार संयोजन में 3 फेज कुंडली के एक जैसे सिरे अर्थात प्रारंभ या अंत के सिरों को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। A2, B2 तथा C2 के संयोजित बिंदु को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। A1, B1, C1 में विद्युत सप्लाई दी जाती है या विद्युत भार जोड़ा जाता है। स्टार संयोजन 2 प्रकार के होते हैं, 3 फेज 3 तार प्रणाली या 3 फेज 4 तार प्रणाली। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसके अंदर 3 फेज 3 वायर और 3 फेज 4 वायर दिखाए गए हैं। इसमें देखिए जो न्यूट्रल पॉइंट है वहां पर A2, B2, C2 एक जगह पे जुड़े हुए हैं, तो वहां से जो तार निकल रहा है वो न्यूट्रल पॉइंट है। अगर न्यूट्रल वायर निकलेगा तो वो 4 तार हो जाएंगे, अगर न्यूट्रल वायर नहीं निकलता है तो 3 तार होंगे। इस प्रकार 3 फेज 3 वायर और 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्शंस बनते हैं। अब इस चित्र में देखिए, इस चित्र के अंदर आपको कॉइल्स दिखाई दी गई हैं। ये लोकल सबस्टेशन है जहाँ से 3 कॉइल्स हैं और इन 3 कॉइल्स के जो टर्मिनल्स हैं वो निकल रहे हैं जो कि स्टार में कनेक्टेड है। तो ये स्टार कनेक्शन है। अब इस चित्र में देखिए, इस चित्र के अंदर एक स्टार कनेक्शन सप्लाई दिखाई गई है, जिसके अंदर फेज है, फेज रेड है, फेज ब्लू है और फेज येलो है। तो 3 फेज हैं और 1 न्यूट्रल है। तो फेज के बीच का जो वोल्टेज है वो 415 वोल्ट है, एक फेज और दूसरे फेज के बीच में, और एक फेज और न्यूट्रल के बीच में जो है वो 240 वोल्ट है। तो घर में जो सप्लाई आती है वो सिंगल फेज की सप्लाई है और वो सप्लाई 240 वोल्ट की है। इसका मतलब हमारे घर में एक फेज आ रहा है और एक न्यूट्रल आ रहा है, जिसको हम कहते हैं सिंगल फेज सप्लाई। अब आपको बताया जाएगा डेल्टा कनेक्शन। अब इस चित्र में देखिए, ये जो कनेक्शंस हैं वो डेल्टा के फॉर्म में हैं। इस विधि में तीनों फेज कॉइल्स के असमान सिरे इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि एक फेज का प्रारंभिक सिरा दूसरे फेज कॉइल के अंतिम सिरे के साथ जोड़ा जाए और इस तरह से बाकी कॉइल्स को भी जोड़ा जाता है, जिससे एक डेल्टा परिपथ बन जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए इस चित्र के अंदर A1 A2 है, A2 के साथ B1 जोड़ा गया है, फिर B2 है, B2 के साथ C1 जोड़ा गया है और C2 है, C2 के साथ A1 जोड़ा गया है। तो इस तरह से ये डेल्टा कनेक्शन बन जाता है। तो इस डेल्टा कनेक्शन में 3 फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्शन है। अब हम पढ़ेंगे 3 फेज सप्लाई के लाभ तथा हानियां, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ 3 फेज सप्लाई सिस्टम। तो पहला है, 3 फेज सप्लाई में बड़ी दक्षता वाले मोटरों को बिना कंपन उत्पन्न किए हुए चलाया जा सकता है। दूसरा, 3 फेज सप्लाई को उच्च वोल्टता पर अधिक दूरी तक
संचारण तथा वितरण किया जा सकता है। त्रिफेज सप्लाई से त्रिफेज प्रेरण मोटर में स्थिर बल घूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, त्रिफेज सप्लाई से त्रिफेज प्रेरण मोटर को बिना किसी अतिरिक्त साधन के चलाया जा सकता है। चौथा, त्रिफेज सप्लाई का फेज क्रम बदलकर त्रिफेज प्रेरण मोटर की गति की दिशा आसानी से बदली जा सकती है। पांचवा, त्रिफेज सप्लाई से छोटी मोटर को चलाने में ज़्यादा खर्च होता है। इसके कारण बहुत छोटी मोटरें त्रिफेज से ना चलाकर एक फेज से चलाई जाती हैं। और अगला, त्रिफेज सप्लाई से वोल्टता उच्च होता है, इसलिए घरों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अगला, त्रिफेजी सप्लाई के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ थ्री फेज सिस्टम। इसका पहला एप्लीकेशन है अधिक दूरी तथा उच्च वोल्टता की शक्ति के संचरण तथा वितरण में त्रिफेजी सप्लाई ही प्रयोग की जाती है। दूसरा, अधिक रेटिंग की मशीनों को चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा, त्रिफेजी प्रेरण मोटर में स्थिर बल घूर्ण प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, विद्युत वितरण में त्रिफेज प्रणाली से एक फेज सप्लाई भी प्राप्त की जाती है। सारांश, समिंग अप, इस अध्याय में आपने त्रिफेजी वोल्टता का उत्पादन, आंतरिक संयोजन तथा त्रिफेज वोल्टता के लाभ, हानि, उपयोगों को जाना। क्लास असाइनमेंट, प्रयोगशाला में उपस्थित एक फेजी व त्रिफेजी मोटरों में दी जाने वाली सप्लाई का अध्ययन कीजिए तथा बल्ब भार को स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में जोड़ना सीखिए। तो आपको आज क्लास के अंदर ये असाइनमेंट करना है। अब आपको बताया जाएगा कि आपको आज कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है। आज आपको प्रयोग जो है प्रैक्टिकल नंबर 8 करना है, जिसका उद्देश्य है सीरीज लैंप सर्किट में विभिन्न लैंपों के अक्रॉस वोल्टेजों में संबंध का अध्ययन करना है। तो इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो है सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, वोल्टमीटर MI टाइप 0 to 300 वोल्ट्स 4 चाहिए, एमीटर MI टाइप 0 to 1 एम्पियर 1 चाहिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस 100 ohms और 1 एम्पियर, लैंप 100 वाट 230 वोल्ट के 3 कार्यविधि। अब आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको कार्य करना है। इसमें सबसे पहले चित्र के अनुसार कनेक्शन करें और उसे दोबारा चेक करें। स्विच को ऑन करें और प्रेषण तालिका में सभी रीडिंग नोट करें। तीसरा, दूसरी अवस्था की रीडिंग के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस को कम करके वोल्टेज को बढ़ाएं और वोल्टेज की रीडिंग प्रेषक तालिका में नोट करें। अब आप इस चित्र में देखिए, ये सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम की तरह से आपको कनेक्शंस करने हैं। इसके अंदर लैंप लोड दिखाए गए हैं, L1, L2, L3। ये लैंप लोड है या कोई भी रेजिस्टिव लोड इसके स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। और 3 वोल्टमीटर V1, V2, V3 इन लोडों के अक्रॉस कनेक्टेड है। और टोटल रीडिंग जो है वोल्टमीटर V जो 0 से 300 वोल्ट का है इसमें आएगी। तो हमें ये देखना है एक्सपेरिमेंट में कि V1, V2, V3 इन तीनों का जो योग है वो V के बराबर होता है कि नहीं। सीरीज सर्किट में अगर 3 रेजिस्टेंसेस लगाए गए हैं, तीनों के अक्रॉस वोल्टेजों का योग कुल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। यही हमारा एक्सपेरिमेंट है।
अब हम आपको दिखाते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से करना है। देखिए सबसे पहले एक चित्र दिखा रहे हैं। इस चित्र में देखिए, इस चित्र में बल्ब लोड की जगह पर हमने 3 रियोस्टेट्स जो कि फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस के हैं उनका प्रयोग किया है और इनको एक स्विच के द्वारा जो कि DPST स्विच है इसके द्वारा सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो जो सप्लाई है वो सप्लाई के साथ ये तीनों रियोस्टेट्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। देखिए यहाँ पे भी ये दूसरे चित्र में भी ये सब आपको सीरीज में कनेक्टेड दिखाई देते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, स्विच को बंद करना है और वोल्टमीटर द्वारा सप्लाई वोल्टेज मापनी है। तो वोल्टमीटर की जगह पर हमने एक मल्टीमीटर का प्रयोग किया है और इस मल्टीमीटर द्वारा हमने सप्लाई वोल्टेज को मापा है। तो देखिए इस चित्र में मल्टीमीटर हम यूज़ कर रहे हैं सप्लाई वोल्टेज को चेक करने के लिए। और जो मल्टीमीटर की रीडिंग है, अब इस चित्र में देखिए मल्टीमीटर की रीडिंग 200 वोल्ट्स है। तो जो टोटल सप्लाई वोल्टेज हमने लगाई है वो सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब रेजिस्टेंस जो पहला रेजिस्टेंस है R1, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मल्टीमीटर से वोल्टेज नापेंगे। तो ये लोड 1 के अक्रॉस कनेक्शन किए गए और जो मल्टीमीटर की रीडिंग है वो 250 वोल्ट का जो स्केल है उसके ऊपर इसकी रीडिंग आती है 120 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड लोड जो लोड 2 है उसके अक्रॉस वोल्टेज लेंगे। तो अब देखिए लोड 2 के अक्रॉस जो रेंज है हमारा 0 से 50 वोल्ट का स्केल है और रीडिंग हमारी 40 वोल्ट पे आ रही है। अब तीसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को मापना है। तो अब चित्र देखिए, इस चित्र में वोल्टेज अक्रॉस लोड 3 मल्टीमीटर से हमने इसकी वोल्टेज की रीडिंग लेनी है। तो अब मल्टीमीटर कनेक्ट किया और मल्टीमीटर में देखिए, इस चित्र में मल्टीमीटर में जो स्केल है वो 0 to 50 वोल्ट का स्केल है और रीडिंग इसकी 40 वोल्ट आ रही है। तो अब इन रीडिंग्स को ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर भरना है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर V1 जो है वो 120 वोल्ट है, V2 जो है वो 40 वोल्ट है, V3 हमारा 40 वोल्ट है और सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है। तो इस तरह से V1 प्लस V2 प्लस V3 का जो मान है वो भी 200 वोल्ट के बराबर है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो टोटल सप्लाई वोल्टेज जो 200 वोल्ट की लगाई है वो तीनों लोड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है उसके सम के बराबर है। तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकला कि सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंसेस लगाए गए हैं उनके अक्रॉस जितना वोल्टेज है उसका मान, उसका टोटल वैल्यू कुल वोल्टेज के बराबर होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट अब आपको लैब में करना है और आपको 3 रेजिस्टेंसेस लगाने हैं। अगर बल्ब्स हैं तो 3 बल्ब्स लगा लीजिए, अगर बल्ब्स नहीं है तो 3 वेरिएबल रेजिस्टेंस जो कि फिक्स्ड फॉर्म में होंगे उनको यूज़ कर सकते हैं और इनका प्रयोग करते हुए आपको ये एक्सपेरिमेंट आज करना है। धन्यवाद।